अ, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी की रूपरेखा भेजी थी सर ने, उसी अनुसार संचालन होगा। तो गोष्ठी हमारी 355वीं और 58वीं गोष्ठी है। आज दिनांक है 28/2/2026। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित ये आभासी गोष्ठी, इस गोष्ठी में मैं आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी का विषय है हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श। मैं डॉक्टर रश्मि चौबे संचालन की भूमिका निभा रही हूँ और आज की जो अध्यक्षता करेंगी हमारी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके मैम। सानिध्य रहेगा डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर का। और आज के वक्ता के रूप में हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर नीलम, हिंदी विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से। लेफ्टिनेंट डॉक्टर शबाना हबीब जी, जो कि सह आचार्य हैं हिंदी विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल से। और डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और इन सभी को आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। आज के कार्यक्रम की संयोजिका है श्रीमती पुष्पा शैली श्रीवास्तव जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अभी हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई है जया कला जी, आदरणीय नीता जी, रामकृष्णा जी, बबली जी, आदरणीय डॉक्टर मैम एक और भी जुड़ी हुई है। उसके अलावा डॉक्टर शबाना जी, ज्योति जी, समिता जी और मंगल जी। मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जैसे कि माँ सरस्वती की कृपा के बगैर अधूरा रहता है कार्यक्रम। सम्मान मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती ज्योति यादव जी, संगीत अध्यापिका, विदिशा मध्य प्रदेश से। सरस्वती वंदना के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय महोदया। माँ, चलिए हम चलते हैं सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, सरस्वती वंदना के लिए। धन्यवाद मैडम। स्वागत है। सभी गुणीजनों को मेरा सादर वंदन। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर ही लेते हैं हम माँ सरस्वती की वंदना से। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, जगत जननी जाला माता, माता सरस्वती हम थोड़ी सी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ी सी आवाज को अगर और कर सकते हैं सही तो कर लीजिए। चिक चिक करके आ रही है थोड़ी सी। आवाज आ रही है? हाँ, अब अच्छी आ रही है आपकी आवाज ऐसे ही।
शारदा माता सरस्वती शारदा विद्यानारी दयानी जगत जननी ज्ञानमुखी माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा। जय मां सरस्वती। बहुत ही भावों से भरी हुई सरस्वती वंदना के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय महोदय आपको। और मेरा अपना मानना है और ये सच भी है कि माँ सरस्वती की कृपा के बगैर इस तरह के कार्यक्रम हो ही नहीं सकते। तो वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि और मानवीय सारोकारों से युक्त विचार अपने रखते हैं हमेशा आदरणीय सर। ऐसे आदरणीय सचिव महोदय हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के, जो हमें इस तरह के मंच प्रदान करते हैं जिससे कि नित्य नए हम ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे सम्माननीय आदरणीय गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करती हूँ मैं। प्रस्तावना हेतु एवं स्वागत भाषण हेतु स्वागत है सर आपका। जयकला मैडम को आपने भूल गई लग रहा है। मेरे पास जो वो आई थी उसमें सीधे सीधे प्रस्तावना ही लिख रही थी सर, इसलिए। नहीं मैडम, उसमें नहीं, उसमें लिखा हुआ है स्वागत के लिए जयकला मैडम का नाम है उसमें, आप देखिए। अच्छा, मैं जी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उसके लिए एक बार फिर से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जयकला मैम को। स्वागत भाषण हेतु ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल। धन्यवाद मैम। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मैम। नमस्कार। सबसे पहले पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय विद्वजनों को मैं जयकला मंगलूरु कर्नाटका से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान के तत्वाधान पर आयोजित इस राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी का विषय है हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श। यह केवल एक साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं बल्कि आदिवासी लोगों के इतिहास, संस्कृति, अस्मिता और न्याय की आवाज है। यह विमर्श आदिवासी जीवन दृष्टि, प्रकृति केंद्रित संवेदना, सामुदायिकता और अस्तित्व की मूल व्यवस्था को रेखांकित करती है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं संस्थान की ओर से सबसे पहले स्वागत करती हूँ श्री ज्योति यादव जी का, जो संगीत अध्यापिका मध्य प्रदेश से। उन्होंने अपने मधुर वाणी से पटल की बहुत अच्छी शुरुआत की। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्षा डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामटोके जी, जो नागपुर विद्यापीठ के भूतपूर्व अधिष्ठाता रह चुकी हैं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से अध्यक्षा भी हैं। आपकी उपस्थिति इस गोष्ठी को नई दिशा और प्रेरणा देगी। बहुत बहुत स्वागत है अब मैं स्वागत करती हूँ प्रस्तावना देने वाले डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी को, जो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह मंच निरंतर समृद्ध होता जा रहा है। आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। अब मैं संस्थान की ओर से हमारे सम्मानित वक्ताओं का स्वागत करती हूँ। आज के गोष्ठी के पहले वक्ता हैं प्रोफेसर नीलम जी, जो हिंदी विभाग लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से है। आप दिल्ली से हैं मैम, और आपकी विद्वता इस मंच को समृद्ध करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पटल के दूसरे वक्ता हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर शबाना हबीब जी, सह आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल से। आपका अनुभव और संवेदनशील दृष्टि से यह पटल धन्य होगा। आपका तहे दिल से स्वागत है मैम।
आज के पटल के तीसरे वक्ता हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, विभाग अध्यक्ष, हिंदी शासकीय महाविद्यालय, खरगोन, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं। आप छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से हैं। आपका योगदान विशेष रहेगा। आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं स्वागत करती हूँ आज के गोष्ठी के संचालन का दायित्व बहुत ही खूबी से संभालने वाले डॉक्टर रश्मि चौबे जी का, जो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान बाल संस्कृत प्रभारी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार ज्ञापन करने वाले डॉक्टर नीतामणि बरदले जी, सहायक अध्यापक, डिगबाई महिला महाविद्यालय, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, तिनसुकिया, आसाम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, जो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रदेश की प्रभारी हैं। आपके प्रयासों के लिए आपके लिए विशेष स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आज के इस पटल पर उपस्थित जो अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए हैं और सभी को हृदयतल से स्वागत करती हूँ। जैसे रामकृष्ण सर हो गए, रामकृष्ण सर का स्वागत है, बबली जी और मंगल जी, स्मिता जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सार्थक बनाती है। अब मैं संचालन हेतु रश्मि चौबे जी का आमंत्रित करती हूँ और पुनः तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय और जया कला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस आभासीय पटल पर। हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत भाषण हेतु। मैं वैचारिक धन्यवाद। गहराई देने के लिए विषय पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय द्विवेदी सर, जो कि सचिव हैं, डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, जो कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव भी हैं। और सच कहूँ तो हर कार्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी एक तरह से सर ने उठा रखी है कि कहाँ कोई कुछ गलती ना कर दे, कुछ अच्छे से व्यवस्था हो जाए। और इस तरह के आभासीय पटल हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे नित्य निरंतर ज्ञान के चक्षु भी खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज भी उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जा रहा है। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका आभासीय पटल पर सर प्रस्तावना। धन्यवाद, धन्यवाद रश्मि जी। आज के इस संस्थान के 355वें और हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रृंखला में 98वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही संस्थान की सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर नीलम जी, डॉक्टर सवाना हबीब जी, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, जो अभी थोड़ी देर से जुड़े हैं, उनका फोन आया था, और बहुत ही सुमधुर स्वरों में अभी स्वस्ति वंदना करने वाली श्रीमती ज्योति यादव जी, मंगलूर से जुड़ी हुई जो अभी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबका स्वागत किया, श्रीमती जयकला जी। आभार प्रकट जो करेंगे डॉक्टर नीतामणि बरदले जी, कार्यक्रम की संयोजिका पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, एवं हमेशा की तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से साहित्यिक संगोष्ठियों के लिए मुझे किसी का नाम आता है संचालन के लिए तो डॉक्टर रश्मि चौबे का ही आता है। बाकी गोष्ठियों में तो मैं नहीं, लेकिन जब भी मुझे कुछ उस तरह का आयोजन करना होता है तो पहला नाम डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम का आता है। बहुत ही सुंदर तरीके से उसको करती हैं, तो आज भी कर रही हैं रश्मि चौबे जी। हम लोग पिछले 57 महीने से हिंदी साहित्य का इतिहास जो आदिकाल से लेकर के चल रहे थे हम लोग, और प्रयोगवाद पे अभी चल रहे हैं पिछले 6 महीने से। लेकिन बीच में बैठक में चर्चा हुई कि हम लोग बीच बीच में उस श्रृंखला से हट करके अन्य जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विषय हैं उनको भी रखा जाए। तो उस श्रृंखला में यह पहली शुरुआत रखी गई है कि हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श
और जो वक्ता हैं इसमें उनको मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो हम लोग विमर्श रखेंगे आज जो चल रहा आज भी जो होगा उस पे, या भविष्य में जो भी विमर्श होंगे 3 महीने 4 महीने पे, तो इनको हम लोग एक जो विमर्श के जो बिंद आलेख होंगे, कुछ आलेख हम लोग के पास पहले से जो संस्थान के मासिक पत्रिका है विश्वसनीय समाज, उसके में आए हुए हैं पर्याप्त मात्रा में, और जो और मिलेंगे भी उनको हम लेकर के एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करेंगे, जिसमें हम लोग कोई शुल्क अलग से नहीं लेंगे, वो निःशुल्क होगी और ISBN नंबर भी उसका रहेगा। तो जो भी आज के वक्ता हमारे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने अपना जो आपको आज वक्तव्य रखेंगे अगर आपने लिपिबद्ध किया है तो उसको हमें आप भेज देंगे, तो उस अंक में इसको भी शामिल किया जा सकता है। जो लोग वक्ता के रूप में नहीं, अगर वो भी आदिवासी हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श पे अगर कुछ लिख सकते हैं तो वो भी लिख करके हमें अलग से भेज सकते हैं। अभी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और बाकी चूंकि 3 वक्ता हैं हमारे और हमारी अध्यक्षा महोदया भी 4 वक्ता हैं। जो आज की संयोजिका जो करती हैं संयोजन, वो उनकी व्यस्तता कुछ थी, तो संयोजन सबको इकट्ठा करने मुझे ही लगना पड़ा। और जो मेरा एक हमेशा से मैं सबसे कहता रहा हूँ कि सभी लोग अलग अलग राज्यों के हों, तो उस श्रृंखला में आज इस मंच पे जितने लोग हैं, स्वागत, सरस्वती वंदना, आभार और वक्ता, प्रत्येक सभी अलग अलग राज्यों के हैं। तो करीब 8 या 10 राज्यों का इस मंच पे एक मिलन है। बाकी जो लोग श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं उनका अपना एक अलग वजूद है। तो सभी को मैं मंगल ससाने जी, बबली कुमारी जी, स्मिता छेत्री जी, रामकृष्णा केयर सर, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबको यह गोष्ठी पसंद आएगी और इसमें जो विचार आएंगे वो आप लोगों के लिए निश्चित ही लाभकारी होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और निश्चय ये आप कार्यक्रम के लिए तन धन से जुटे हुए रहते हैं, मतलब कि अच्छे से कार्यक्रम हो। अच्छा, यही मैंने आपसे पहले कहा था, और आपने इस कार्यक्रम के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था की हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब चलते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए। आदिवासी विमर्श हिंदी साहित्य में हाशिए के समाज, सांस्कृतिक संघर्ष और जल जंगल जमीन के अधिकारों को स्वर देने वाला साहित्य है। इसके प्रमुख लेखकों में निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, रमेंद्र, हरिराम मीणा, जसिंता किरकिट्टा, महादेव टोप्पो, अनुज लगुन और रमणिका गुप्ता प्रमुख है। यह विमर्श प्रमुख रूप से आदिवासी अस्मिता और प्रतिरोध को रेखांकित करता है। और ये सब जो अभी मैं बोल रही हूँ ये गूगल का ज्ञान है मेरा, लेकिन सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं जो कि पधारी हैं आज वक्ता के रूप में प्रोफेसर नीलम, हिंदी विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस आभासी पटल। कृपया अपना माइक खोल लीजिए तो हम आपकी वाणी सुन सकें। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम। जी, सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने ज्वलंत मुद्दे पर जो है आज ये संगोष्ठी आभासी दुनिया के माध्यम से आज संगोष्ठी जो है आयोजित की है। मैं विजय लक्ष्मी मैम का जो आज की इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर सबाना जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर गोकुलेश्वर जी,
ज्योति यादव जी और जय कला जी, नीता मणि जी और पुष्पा जी, और बाकी मेरे आभासी दुनिया के जो सुन रहे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और इस विषय पर अपनी बात रखती हूँ। हालांकि आदिवासी जो जीवन है, हम लोग अक्सर एक दुनिया में ऐसे खो जाते हैं और ये लगता है कि ये तो सिर्फ नाचते हैं, गाते हैं, पीते हैं और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन साहित्य जो है, वहाँ की इन सारी उथल पुथल को अपने साहित्यिक माध्यम से, किताबों के माध्यम से वहाँ की हकीकत की बयानबाजी करता है। यहाँ पर मैं स्त्री विमर्श को जरूर रखना चाहूंगी। जैसा कि अक्सर लोगों के अंदर एक भ्रम है कि आदिवासी जो जीवन है वो सिर्फ जल, जंगल और जमीन की समस्याओं से ही जुड़ा हुआ है और बाकी कोई ऐसी समस्या इनके समाज में नहीं है। लेकिन जब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं, साहित्य के ही माध्यम से इसकी जांच पड़ताल करते हैं या जीवन के उस क्षेत्र में जाकर जब देखते हैं, तो ये पता चलता है कि इस समाज में सिर्फ जल, जंगल, जमीन की ही समस्या नहीं है, बल्कि इस समाज में स्त्री का जो शोषण हो रहा है और होता रहा है, वो आज भी कहीं ना कहीं कमोबेश कायम है। और इसका पर्दाफाश जो करती हैं वो आदिवासी साहित्य की जो लेखिकाएं हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो नाम है वो नाम है निर्मला पुतुल जी का। अगर इनकी हम कविता संग्रह पढ़ें कि नगाड़े की तरह बजते हैं, और इसी में वंदना टेटे जी हैं और एक्का जी हैं, विश्वासी एक्का जी हैं, रोज हैं, सविता जो है, ग्रेस कुजर हैं, और आजकल बहुत ही उम्दा युवा जो लेखिका हैं, उनका नाम है जसिंता केरकेट्टा। ऐसी स्त्रियां जो हैं वो खुलकर उस समाज की बयानबाजी करती हैं, जिससे कमोवेश हमारा समाज टकराता भी है और कहीं ना कहीं जो है उसको छुपाता भी है। हम लोगों ने जब एक विद्यार्थी जीवन में जब हम लोगों ने प्रवेश किया, और ये अक्सर सुना जाता था कि आदिवासी समाज जो है वो मातृसत्तात्मक समाज है, तो मन को बहुत अच्छा भी लगता था कि वहां पर एक माँ के द्वारा जो है वो बच्चों की पहचान होती है। अक्सर ये सारी जुमलेबाजी होती थी, सेमिनारों में भी होती थी, गोष्ठियों में भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे साहित्य की परतें खुलती गई और स्त्रियों का समावेश उसमें होने लगा, तो जीवन का वो सच हमारे सामने आता है, जिससे पूरा समाज, पूरा देश जो है उससे जो है कमोवेश जो है वो टकराता है, और इससे अछूता जो है वो आदिवासी समाज भी नहीं रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस समाज में मात्र सत्तात्मक समाज था, आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उस समाज में स्त्रियों का शोषण जो है वो हो रहा है, या स्त्रियां भी उस शोषण की बात जो है कर रही हैं, बगावत कर रही हैं। जब इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं और पाते हैं और देखते हैं, तो ये लगता है कि जैसे जैसे बाजार हावी हुआ और शहरी जीवन के लोग उनके जीवन में प्रवेश किए, वहां की समस्याएं जो हैं वो जल, जंगल, जमीन के साथ साथ स्त्रियों की समस्याओं को भी सामने लेकर आते हैं और उनका शोषण करते हैं, और कमोवेश वो स्त्रियां उनसे टकराती हैं। यहाँ मैं 2-3 पॉइंट के माध्यम से अपनी बात को रखूंगी कि एक तो जब हम इन कवित्रियों को पढ़ते हैं या इन लेखिकाओं को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक चीज अनुमान
दिखाई देती है कि वो धर्म से टकराती हैं और धर्म का विरोध करती हैं। और जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं, जब हम साहित्यिक जीवन में आते हैं, तो ये पाते हैं कि धर्म जो है वो स्त्रियों के शोषण का कब्रगाह है। सबसे ज्यादा शोषण जो है वो स्त्रियों का धर्म के आधार पर ही होता है। उसको हम कई रूप में भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर जब हम न्यूज़पेपरों में सुनते हैं या हम देखते हैं, तो कैसे जो धर्म के जो ठेकेदार हैं वो स्त्रियों का शोषण करते हैं। ये सारी चीज अनूमन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जंसिता केरकेट्टा एक सवाल उठाती हैं धर्म के माध्यम से, और वो बहुत बड़ा सवाल है। सवाल उनकी एक कविता है, मैं यहाँ उस कविता को रखना चाहूंगी, स्त्रियों का ईश्वर। अब आप देखिए, स्त्रियों का ईश्वर कौन है? क्या कह रही हैं कि पिता और भाई की हिंसा से बचने के लिए मैंने बचपन में ही माँ के ईश्वर को कसकर पकड़ लिया। अब कभी किसी बात को लेकर भाई का उठा हाथ रुक जाता है तो वह सबसे बड़ा चमत्कार होता है। या आगे जब वो कहती हैं, मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया और खुद से पूछा, सबके हिस्से का ईश्वर स्त्री के हिस्से में क्यों आ जाता है? जब जंसिता की इस कविता को हम पढ़ते हैं तो हमारे समाज की उस पोल को लेखिका खोल देती है, जिसे कमोवेश हम और आप आज भी टकराते हैं। वही धार्मिक आडंबर। मुझे यहाँ पर जे.एस. मिल की एक पंक्ति याद आ रही है, जहां पर वो कहते हैं कि पुरुषों ने दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को ग्रहण किया और स्त्रियों ने दुनिया की सबसे बुरी चीजों को ग्रहण किया, और वो है धर्म, परंपरा आदि। आप ये देखिए कि धर्म का जितना भी ठेका ले रखा है वो ज्यादातर महिलाओं ने ही ले रखा है, और धर्म के ही माध्यम से उनका शोषण हो रहा है। उसी धर्म को यहाँ पर चैलेंज करती है आदिवासी कवित्री जंसिता। ये अपने आप में बहुत बड़ा विद्रोह है। जब कोई स्त्री धर्म के खिलाफ आवाज उठाती है, ईश्वर के खिलाफ आवाज उठाती है, तो सबसे पहले उसको अपने ही परिवार से, अपने ही समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर पुरुष धर्म का विरोध करता है तो उसको सहजता से स्वीकार्य कर लिया जाता है, लेकिन अगर एक स्त्री इसका विरोध करती है तो आप ये सोचिए कि वो कैसे अपने परिवार से और अपने समाज से टकराती है। ये बहुत बड़ी बात है कि समाज द्वारा बनाए हुए उस चक्रव्यूह से जब कोई स्त्री टकराती है तो उसको विरोधों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आदिवासी साहित्य को एक नई चेतना और एक नया विमर्श जो है ये कविताएं जो हैं वो देती हैं, जहां पर वो कहती हैं क्यों उसके पास सबसे ज्यादा ईश्वर हैं और उनमें से एक भी काम का नहीं। वह जीवन भर सबको नियमित पूजती है, फिर भी पूजे जाने और हिंसा सहने के लिए ताउम्र बुत बनकर क्यों खड़ी रहती हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि एक स्त्री का शोषण जो है वो धर्म के आधार पर आज भी कैसे कायम है। विभिन्न रूप में
इसको हम देखते हैं। और कवित्री की ये जो पंक्ति है वो वाकई में समाज पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है और कहीं ना कहीं हमें जागृत करने का प्रयास भी करती है। बहुत सारे आप देखिए जो तीज है, त्योहार हैं, वो सब स्त्रियों के नाम पर बनाए गए हैं और उन तीज त्योहार में जो सबसे ज्यादा जो भाग लेती हैं वो स्त्रियां ही भाग लेती हैं, क्योंकि वो समाज ने ऐसा रचा हुआ है। सबसे पहले तो वो विधवा होने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि धर्म ने उसको पोषित किया हुआ है, उसको समाज ने इस तरह से बना के रखा है कि स्त्रियां विधवा होने से लिए इसलिए डरती हैं क्योंकि समाज उनको तथाकथित कहीं ना कहीं अशुभ होने का संकेत भी देता है, कुलक्षणी होने का संकेत देता है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में कि पति अगर सैया पर पड़ा हुआ है 4 साल 5 साल, पत्नी उसकी खूब सेवा करती है और लोग कहते हैं कि कितनी अच्छी पत्नी है, ये देखिए पति की सेवा कर रही है, वो सारे क्रियाकलाप करती है, पूजा पाठ करती है कि उसको पति जो है सदा सौभाग्यवती रहे या सदा सुहागन रहे। क्योंकि पति के मरने के बाद आप ये देखिए कि समाज उसके ऊपर किस तरह से पहरा लगा देता है या उसको अपने कटु वचन से इतना भेदता है कि वो एक स्त्री टूटने लगती है। किसी सामाजिक समारोह में नहीं जा सकती है, किसी शादी विवाह में वो आगे नहीं हो पाती है। उसको कहा जाता है कि अगर ये जाएगी तो इसकी परछाई पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप वही देखिए कि अगर पुरुष की कोई पत्नी मर जाती है तो वो खुलेआम जाता है, उसको समाज कुछ नहीं बोलता है। लेकिन स्त्री के लिए ये दोहरा मापदंड है और इसको इसीलिए करवा चौथ जैसी जो हम कह सकते हैं कि ये जो व्रत है जिसको बाजार ने आज इतना हावी कर दिया है, और उत्तर प्रदेश वगैरह या बिहार वगैरह में आप जाइए तो वहां पर तीज का एक व्रत होता है, लड़कों के लिए एक व्रत होता है छठ और जिउटिया। इस तरह से अनगिनत व्रत जो हैं वो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं और स्त्रियों द्वारा ही इसका संचालन होता है। मैंने तो आज तक अपने जीवन में, इतने साल मेरी उम्र हो गई, मैंने ये नहीं आज तक सुना कि स्त्रियों के लिए भी कोई एक ऐसा व्रत लंबी आयु के लिए रखा जाता है। एक व्रत जरूर रखा जाता है, वो है कन्यादान का, और जिसको हम लोग बहुत जोर शोर से कहते हैं कि कन्यादान महादान। लेकिन जब हम एक प्रसिद्ध हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं या उनके लेखों को पढ़ते हैं तो वहां वो इस कन्यादान का जमकर विरोध करती हैं और कहती हैं कि मैं इस कन्यादान को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। कोई बेटी मेरी जो है वो वो दान की वस्तु नहीं है कि उसको हम दान के रूप में दे, लेकिन आज भी स्त्रियों को एक दान के रूप में देखा जा रहा है। तो इन कविताओं के माध्यम से हम समाज के उन पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिन पहलुओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इसी में विश्वासी एक्का की भी एक पंक्ति मैं जरूर उद्धृत करूंगी, जिन्होंने लिखा है, धर्म ग्रंथ पुरुषों ने लिखा, स्त्रियों को नियमों की बेड़ियां पहनाई। स्त्री रजस्वला हो तो मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया, स्त्री को त्याग देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को दिया, यहाँ तक कि त्याग दी गई स्त्री को स्वीकारने वाले पुरुष के लिए भी दंड देने का विधान दिया। चरित्र शंका का हक भी सिर्फ पुरुषों को दिया, फिर भी स्त्रियां ही भगवान की पूजा में रत होती हैं, व्रत रखती हैं, तमाम विवाह चिन्ह धारण करती हैं, ईश्वर की आराधना में समूह गान करती हैं, पुरुष खुद को मुक्त रखता है। ये एक अलग विमर्श पैदा करता है हमारे समाज में, हमारे साहित्य में, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही आप तथाकथित धर्म का विरोध करते हैं, आपके ऊपर
कुठाराघात की बरसात होने लगती है। लेकिन यहाँ पर ना तो विश्वासी इक्का डरती हैं और ना ही जनसिता केरकेट्टा डरती हैं, और वो खुलकर इसका विरोध करती हैं। और जब विरोध करती हैं तो वो चेतना का अपना एक नया आयाम है। और समाज के आप ये देखें कि जो जीवन का सच है, जो यथार्थ है, उसी के ऊपर जो है इनकी कविताएं जो हैं वो हल्ला बोलती हैं और उसका जो है वो विद्रोह करती हैं, और ऐसे समाज को के ऊपर वो प्रश्न लगाती हैं जो समाज धर्म के माध्यम से स्त्रियों का शोषण करता है। मुझे और वो भी पुरुषों के द्वारा। मुझे एक साहिर लुधियानवी की एक पंक्ति याद आ रही है जहां पर वो कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब भी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। ये अपने आप में स्त्री शोषण के विविध रूपों के पर्दे जो है वो खोलती हैं। उसी तरह से जब हम आदिवासी साहित्य में आते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, जब शहरी लोग उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, वहां पर आप ये देखिए कि बाजार और पुरुष कैसे उनका शोषण करता है और लड़कियां कैसे वहां बेची जाती हैं और खरीद कर महानगरों में लाई जाती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बंबई हो। आप देखिए कि काम के आधार पर जो है छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो खरीद कर पेश की जाती हैं। घरों में चले जाइए आप, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए या जहां देह व्यापार हो रहा है वहां चले जाइए, वहां कैसे उनको बहलावा देकर, उनको भुलावा देकर बेच दिया जाता है। खरीद फरोख्त वहां पर होता है और विभिन्न जो बच्चियां 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, 16 साल की हैं, उनको लेकर आया जाता है। यहाँ तक कि उनको इतना झांसा दिया जाता है कि वो मासूम लड़कियां जो हैं उसमें कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। लेकिन इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि वहां गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो मजबूर हो जाती हैं अपनी बच्चियों को बेचने के लिए। और अगर हम इस पर दृष्टि डालें तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से ये पता चलता है कि 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में या एक वक्त की रोटी के लिए उन बच्चियों को जो है खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो इस तरह की जहालत भरी जो जिंदगी वहां स्त्रियां जो हैं वो ढो रही हैं, उसको भी इन कवित्रियों ने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे निर्मला पुतुल की एक कविता है जहां पर वो नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो कह रही हैं, वह कौन सा जंगली जानवर था चुड़का सुरेन, जो जंगल लकड़ी बीनने गई तुम्हारी बहन मुंगली को उठाकर ले भागा। तुम्हारी भाषा में बोलता वह कौन है जो तुम्हारे भीतर बैठा कुतर रहा है। तुम्हारे विश्वास की जड़ें दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर मुंडेर पर। ये बहुत बड़ा सवाल है। 21वीं सदी के उस प्रजातंत्र में जहां आज भी इस समाज के लोगों को आजादी नहीं मिली है, आज भी बड़े बड़े समारोहों में आप लोगों ने देखा होगा कि नाचते गाते बजाते ये वहां दिखते हैं, लेकिन क्या वाकई में उस परिवेश में, उस परिप्रेक्ष्य में समाज के उन ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों की निगाहों में क्या आज भी इन स्त्रियों का अपना कोई योगदान माना जाता है? ये प्रश्न खड़ा करती है निर्मला पुतुल की ये कविताएं। और जहां पर वो कहती हैं
कैसे बिकाऊ है तुम्हारी बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी और ले जाता है कोई लड़कियों के गट्ठर की तरह लाद कर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को 1500 हथेलियों पर रख कर पिछले साल धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस के बुधनी किसका पेट सजाकर लौटी है गांव से। अब आप नीचे की पंक्ति देखिए कि किसका जो है पेट सजाकर लौटी है गांव में। ये समाज के उन सच्चाई का बयान करती है जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और अनगिनत ऐसे शहर हैं जहां से उनको शहर में तो ले जाते हैं, लेकिन अनचाहे गर्भ से वो दुखी भी होती हैं और उनका शोषण भी किया जाता है। तो समाज की उस सच्चाई को वो उजागर करती हैं जिससे हम कतर के निकल जाते हैं, जिस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, और जैसे ही हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि नहीं, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संगोष्ठी, मैं हाल फिलहाल की ही बात बताऊंगी। एक संगोष्ठी में मैं गई थी और मैंने स्त्री शोषण की जब बात रखी तो उसमें से एक विद्वान साहिबा आई हुई थी और उन्होंने बहुत ही बड़े स्वर में कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्रियों का शोषण होता ही नहीं है, हमारे यहाँ स्त्रियां तो पुरुषों को भी पीटती हैं, हमारे यहाँ स्त्रियां जो हैं वो दहेज खुद लेती हैं, हमारे यहाँ तो स्त्रियां बहुत स्वतंत्र हैं। सवाल जवाब हो रहा था। मैंने कहा अगर ऐसा है तो क्या निर्मला पुतुल का साहित्य झूठ बोलता है? क्या वंदना टेटे का साहित्य झूठ बोलता है? या जनसिता का साहित्य झूठ बोलता है? या विश्वासी इक्का का साहित्य झूठ बोलता है? स्त्रियों को कलम तभी उठानी पड़ी जब उनकी सच्चाई का बयान साहित्य में नहीं आता है। इसीलिए दलित विमर्श भी आया, इसीलिए स्त्री विमर्श भी आया और इसीलिए आदिवासी विमर्श भी आया। और दलितों में भी स्त्री लिख रही हैं, आदिवासियों में भी स्त्री लिख रही हैं और अपनी पीड़ा की बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि हम अपने सच को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस सच से भागने का प्रयास करते हैं। हम समाज के उस विद्विदय रूप को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो किस तरह से इस घिनौने तंत्र में फंसा हुआ है और जहां पर पुरुष जो है, जो पुरुषवाद है, वो कैसे स्त्री का शोषण करता है। तभी तो निर्मला पुतुल बोलती हैं कि तुम क्या जानते हो एक स्त्री को बिस्तर और रसोई घर से परे, तुम क्या जानते हो एक स्त्री के बारे में। आज भी पढ़ी लिखी स्त्रियां जो नौकरी करके आती हैं, वो भी आप ये देखिए कि कैसे शिकार होती हैं उस तंत्र का। अगर कोई पुरुष स्त्री की मदद भी करना चाहता है, लेकिन मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसका परिवार, उसका समाज उसको क्या बोल देता है कि ये तो इस जोरू का गुलाम है, और जोरू का गुलाम कह के जो प्रगतिशील पुरुष है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाता है। तो वो सच आपको निर्मला पुतुल के कविताओं में देखने को मिलता है। इसमें हम जो स्त्री शोषण है उसके भी कई रूप जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें जसिता की एक कविता है, मैं कविताओं के ही माध्यम से और उन्हीं कवित्रियों को मैं यहाँ पर रखूंगी जिन्होंने उस समाज के सच को यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया है। कहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं वो जानवरों को तैयार, स्त्री देह का बाजार लगाते हुए, उन्हें गोश्त का टुकड़ा भर बताते हुए किस जात के मांस पर टूटने का हक उनका जन्मजात है, उन्हें यह समझाते हुए। ये अपने आप में समाज के उस विभत्स रूप को दिखाने का प्रयास जो है जनसिता करती हैं। इसी तरह से
अनेक कविताओं के माध्यम से आप देख सकते हैं, अनेक कविताएं जो हैं वो लिखी गई हैं और शहरी लोग कैसे जो हैं वो बेचते हैं, लड़कियों को बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेचते हैं। आप ये देखिए कि जो धर्मशाला होता है या जो ढाबे होते हैं, वहां पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी करते हैं। और ये बाल मजदूरी कौन कर रहा है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, ऐसी जगहों से बच्चों को लाया जाता है, आदिवासी बच्चों को लाया जाता है जो ये करने के लिए मजबूर हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको आदिवासी जीवन में बहुत कह सकते हैं पहली रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर शुरुआती की एक कहानी है, धरती लहराएगी, लहलहाएगी, झालो नाचेगी, गाएगी। ये जो कहानी है उस पर मैं थोड़ा सा दृष्टि डालने का प्रयास करूंगी और उसको आज के संदर्भ में आपको दिखाऊंगी कि ये जो कहानी है वो समाज के उस पहलू को दिखा रही है, समाज के उस रूप को दिखा रही है जिससे आज भी हमारा समाज टकरा रहा है। हमारा समाज कैसे टकरा है, किन चीजों को टकरा रहा है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब चुनाव आता है और चुनाव के समय में 5,000 में, 10,000 में, एक एक बोतलों में, कुछ कुछ पैसों में लोग बिक जाते हैं और खुश होते हैं और अपनी जो आजादी है वो लोकतंत्र के नाम पर उनके हवाले कर देते हैं। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं और उस समय की स्थिति को इस कहानी में दर्शाया गया है कि जब भारत आजाद हुआ और आजादी के मायने लोगों ने जो समझा वो उनको नहीं मिला। उनको लगा कि जब हम आजाद होंगे तो बहुत सारी खुशहाली आएगी, लेकिन वो सारी चीजें नहीं होती हैं और जहालत जैसी जिंदगी लोगों की गुजरती है। उस पर ये कहानी सटीक रूप से करारा प्रहार करती है और ये कहती है कि जब वो उनके यहाँ अकाल पड़ जाता है, धान नहीं उगता है और सरकार उनको जब धान देती है और लोग नाचते हैं, गाते हैं और यहाँ तक कि ये कहा गया कि खाली पेट जो है वो संगीत भी अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक रूप को जो दिखाते हैं बार बार, इससे पहले भी जो मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने कि आदिवासियों को तो ऐसे पेश किया जाता है कि वो खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं और कोई भी दुख जो है उनके जीवन में नहीं है। समय सीमा। हाँ हाँ, बस मैं इसको उसका समाहार ही कर रही हूँ। लेकिन वहां पर आपको ये दिखाया गया है कि जो नायिका है वो खुश नहीं होती है और उसको बार बार कहा जाता है कि तुम नाचती क्यों नहीं हो, तुम गाती क्यों नहीं हो, तुम्हें आज अन्न मिला है, कल भी मिलेगा, एक हफ्ते के बाद भी मिलेगा, एक महीने के बाद भी सरकार देगी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती है। जब उसे ये कहा जाता है कि नहीं, तुम्हारे खेत में जो है वो फसल लहलहाएगी, तुम कभी भूखे पेट नहीं रहोगी, तब वो कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ नाचूंगी, गाऊंगी। एक आदिवासी महिला के माध्यम से उस चेतना को दिखाने का प्रयास किया गया है जो चेतना आज के तथाकथित आधुनिक समाज में भी हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि अगर हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो हमें जल जंगल जमीन के साथ साथ स्त्री शोषण, बाल शोषण, विधवा शोषण, इन सबको भी यहाँ देखना पड़ेगा और साहित्य में इसको अपनी जगह देनी पड़ेगी। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत ही धैर्य के साथ मुझे सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही खूबसूरत से आपने आदिवासियों के बारे में बताया और खासतौर से महिलाएं वहाँ की किस तरह से और किस किस चीजों को झेल रही हैं और समाज गरीबी के कारण एक बोतल शराब के लिए या किसी और चाहत में किस तरह से कर लेता है और कैसे कैसे जिनके पिताओं का पता नहीं होता है ऐसा
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने यहाँ पर इस विषय पर और खासतौर से महिलाओं को, जैसे कि आपने बिल्कुल उनके उनके दुख दर्दों को समेटा है इस बहाने से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमने सुना और हमारे साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रूपाली दिलीप जी और आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय जी, रोहित पार्थी जी, सुजाता जी, अमिता अमीन जी, डॉक्टर शवाना जी, डॉक्टर संजीव जी, उर्मिला जी, स्मिता चैत्री जी, दीनबंधु आर्या जी, वर्षा राव जी, रोहित पार्थी जी, डॉक्टर सुमा टीआर मैम और नवनाथ जगताप जी, अवंतिका जी, नीता जी, स्मिता चैत्री जी, राम कृष्णाय जी, नीता जी, स्वस्तिका जी, आप सभी आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि श्रोताओं के बगैर वक्ताओं की कुछ कीमत नहीं होती और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा जुड़ते रहें, ऐसी कामना करते हैं। चलिए हम फिर विषय की ओर चलते हैं। साहित्य समाज और शोध की त्रिवेणी यहाँ बह रही है। आदिवासी जीवन की यथार्थपरक अनुभूति को अकादमिक संदर्भ देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय नीलम जी, जो हिंदी विभाग लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। उनको हमने अभी सुना और अब मेरे ख्याल से क्षमा चाहती हूँ, 1 मिनट। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। जैसे कि आदरणीय सर ने हमें बताया था। जी जी, प्रणाम मैडम, प्रणाम, जुड़ गया मैडम। थोड़ी जी 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 देर से सर जी जुड़ेंगे, तो उनका जी हार्दिक वंदन और अभिनंदन जी, करती हूँ। प्रणाम। स्वागत है सर आपका इस आभासीय पटल पर और हम अब सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट डॉक्टर शबाना हबीब जी, जो सह आचार्य हैं हिंदी विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल से। ससम्मान स्वागत है महोदय आपका। हम आपके उद्बोधन सुनने के लिए व्याकुल हैं। स्वागत है आपका। कृपया आप अपना माइक और जी माइक खोलिए। स्वागत है धन्यवाद। नमस्कार। नीलम जी ने बखूबी से जो कविता में स्त्री पक्ष पर जो आदिवासी विमर्श के दायरे में उन्होंने बहुत कुछ बोला है, तो आगे में साहित्य जो उपन्यास में आदिवासी जीवन का प्रतिपादन किस प्रकार हुआ है उस पर बताने जा रही हूँ। तो आदिवासी विमर्श जो है हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र की वो धारा है जो भारत के मूल निवासियों, जो आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता और उनके अधिकारों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल उनके जो समस्याओं का चित्रण नहीं है, बल्कि उनके जीवन दर्शन, प्रकृति के साथ उनके जो संबंध सदियों से हो रहे हैं, उनके साथ जो शोषण हो रहे हैं, उसके विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध के रूप में है। जो साहित्य में जो है 1980-90 के बीच जो आदिवासियों की जो समस्याएं एक विमर्श के रूप में साहित्य में उभर कर आए हैं, जो खास तौर पर हम बताए जाते हैं कि स्वानुभूति और सहानुभूति की बातें, जो इसको छेल के कुछ लिख रहे हैं, जो अनुभूति जन्य होकर लिख रहे हैं, उनके खुद का अनुभव है, उसे एक तरफ रखें और दूसरे तरफ जो साहित्यकार हैं वो अपने जो देखी हुई बात को रख रहे हैं। ऐसे जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, स्वानुभूति और सहानुभूति की बातें, जो भी हो, दोनों की रचनाओं में आदिवासी जनजीवन के सभी मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं तो साथ उपन्यास में जो जल, जंगल, जमीन, इन पर केंद्रित होकर
बहुत सारी रचनाएं निकले हैं और उसमें विस्थापन और पलायन इस पर भी बहुत सारे जो रचनाएं निकले हैं और जो है अस्मिता और अस्तित्व के संकट भी हम इन उपन्यासों में देख सकते हैं। अंत में जो है प्रतिरोध की चेतना, जो इन सारे के सारे जो विमर्शों में देखने को यही मिलता है कि जो अन्याय हो रहे हैं उसके प्रति कैसे आवाज उठानी है, उसमें कैसे प्रतिरोध करनी है, इस पर भी लेखकों की दृष्टि बढ़ जाते हैं अक्सर। तो आदिवासी विमर्श को समृद्ध करने में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लेखकों ने योगदान दिए हैं। आदिवासी लेखकों में जो है हरिनाम मीना, महादेव टप्पो, वंदना टेटे, रोज केरकेटे, आई.वी. हंसदा और वॉल्टर भोंगरा तरुण, और गैर आदिवासी लेखकों में महाश्वेता देवी, रमणिका गुप्ता, संजीव, रणेंद्र और महुआ माझी, राकेश कुमार सिंह, ये सब अपने अपने रचनाओं के माध्यम से इनके जीवन को सामने लाने का प्रयास किया है। जो सबसे मैं यहाँ पर एक आदिवासी लेखक के उपन्यास पर भी चर्चा करेंगे और गैर आदिवासी लेखक के उपन्यासों पर भी चर्चा करेंगे। जो हरिराम मीना के धूनी तपे तीर, यह उनका सबसे चर्चित उपन्यास है, जो राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर हुए ऐतिहासिक आदिवासी बलिदान, जिसे आदिवासी जालियन वाला बाग कहा करते हैं, उसको आधार बना के लिखा गया है। जो ये धूनी तपे तीर का जो कथानक इस प्रकार है, जो 1913 में मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुए आदिवासी जालियन वाला बाग कांड, इस घटना को केंद्र में रख के लिखा गया उपन्यास है। इसमें लेखक ने मानगढ़ की घटना के नायक गोविंद गुरु के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को फिर से जीवित कर साक्ष्यों और सूचनाओं के सहारे 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मेवाड़ और वागड़ अंचल में आदिवासी जीवन में घटी घटनाओं को हमारे सामने पेश करने की कोशिश किया है। और उपन्यास में गोविंद गुरु का समकालीन परिदृश्य लगभग समूची वहां की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक वातावरण को रखने का प्रयास है। तो उस समय अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज अफसरान, विभिन्न देशी रियासतों के राजा महाराजा, रावल महारावल, राणा महाराज, उनके दीवान, सलाहकार, दूत, राजदूत, ये सब जो है उनके पूरे परिदृश्य हमारे सामने रख रहा है। और गुरु, उसमें जो पात्र है, जो गोविंद गुरु, जन्म से बंजरा होने के कारण अपने निकटवर्ती आदिवासियों के प्रति शुरू से वो संवेदनशील रहा है। अपने जो लोग हैं उनके प्रति वो हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उनकी समस्याओं को वो देख के आदिवासी समाज की जो आंतरिक समस्याएं हैं और राज द्वारा थोपी समस्याएं, जो राजनीति के कारण थोपी गई कुछ समस्याएं भी हैं, आंतरिक समस्या और बाहरी समस्याओं के बीच में जो आदिवासी किस प्रकार फंस चुके हैं, इसका सही दृष्टांत इस उपन्यास में हमें देखने को मिलेंगे। तो गोविंद गुरु अपने साथियों को हमेशा अपने ऊपर हो रहे समस्याओं के प्रति, कुरीतियों के प्रति, अनीतियों के प्रति उन्हें सतर्क बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो वैसे भी इस एक घटना में वहां के पूरे जो इलाके में जो भी आदिवासी जन समूह थे उन पर बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाते हैं और उनकी हत्या की जाती है। तो हम फिल्मों में देखे हैं किस प्रकार एक गांव मिनटों में गायब हो जाते हैं, वैसे भी वहां के जो पूरे आदिवासी इलाके और वहां के लोग गायब होते जाते हैं। यही धूनी तपे तीर नामक उपन्यास के जो कथावृत्त हैं। तो फिर मैं रणेंद्र के दो उपन्यास है, एक तो ग्लोबल गांव के देवता और दूसरा जो है गायब होता देश। तो ये दोनों में है जनजातियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में जिक्र है। भावरा पाठ में आसुर जनजाति जो है सैकड़ों वर्षों से लड़ रहे हैं, वे अल्पसंख्यक है, हाशिएकृत है। ये समाज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ती है। ये लड़ाई जो है अभी शुरू नहीं हुई, वो वैदिक काल से भी लड़ाई लड़ रही है। उस समय
सुर और असुरों की लड़ाई थी, जो अब असुर जनजाति एवं विदेशी कंपनियों के बीच में जो लड़ाई है। अक्सर जो विकास के नाम पर हमेशा विनाश होते हैं, ये विकास हमेशा आदिवासी इलाकों पर ही थोपी जाती है, क्योंकि वहां कोई खनन हो, जो कोई कुछ खनन होना है, तो वो सब इन इलाकों में ही होते हैं। तो वहां के लोग अक्सर अनपढ़ होते हैं, इसी कारण बिना किसी सुरक्षा से वो कुछ ऐसे पोशाक या क्या है, सुरक्षा के कोई मापदंड को स्वीकार न करते हुए वो एक वक्त की रोटी के लिए ऐसे में उस जानबूझ के इस प्रकार के जो काम करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। जो खुदाई करने पर वहां पर जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जो ग्लोबल गांव के देवदा में हमने देखा कि बॉक्साइट खनन होने पर वहां पर जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, उसे लेखक ने इस प्रकार बताया है कि धरती माँ के चेहरे पर हुए चेचक के जो धब्बे हो, ऐसा लेखक ने उसे बताया है, क्योंकि जो प्रकृति है उसका दोहन किया जा रहा है। तो ये असुर जनजातियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका बागडोर संभालने वाले किसी मल्टीनेशनल कंपनी वाले होते हैं। वे स्टार होटलों में रहकर इसका पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ खनिज है, तो कैसे इसे हड़पना है। सरकार भी उनके साथ होकर इन निरीह लोगों पर अत्याचार करते हैं। इसके बारे में ये ग्लोबल गांव के देवदा में बताते हैं। और बॉक्साइट प्रोसेस करने के वास्ते आदिवासियों से उनकी भूमि वो लोग गिरवी में ले लेते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ होते हैं तो उनको मारेंगे, पीटेंगे और उनकी हत्या भी करेंगे। कोई भी आदिवासी इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनका सर्वनाश ही होगा। तो उनके घर में घुसकर कंपनी वाले और पुलिस मिलकर युवतियों पर अत्याचार करते हैं और बलात्कार करते हैं। जो मैम ने भी पहले बताया कि निर्मला पुतल की कविताओं में भी जो नारी पर होने वाले अत्याचारों पर जो इसमें भी ऐसे ही हो जाते हैं, जो निरीह अनपढ़ महिलाओं का बलात्कार कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आंदोलनकारियों की आंखों में धूल डालने के लिए वे लोग क्या करते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा करने के बहाने जो गड्ढे पड़े हैं जो बॉक्साइट खनन से, उसे वे लोग भर लेते हैं। फिर भी ये काम जो है आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। युवक, वृद्ध, बूढ़ी स्त्रियां सब इकट्ठा होकर जो इसके खिलाफ लड़ने लगे। जो उपन्यास में ये जो लड़ाई मैंने पहले भी कहा, जो प्रतिशोध की भावना उसमें है। कुछ लोगों को पुलिस की गोली का शिकार भी होना पड़ता है। जो ऐसे आंदोलन में मारे हुए लोगों को वे लोग क्या करते हैं कि नक्सलाइट घोषित करते हैं। जो अखबारों में इस प्रकार के खबर आते हैं कि पथरापाट में हुए पुलिस मुठभेड़ में 6 नक्सलवादी मारे गए। अक्सर असल में ये है कि वो आदिवासी लोग अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रतिशोध की लड़ाई लड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अखबारों में ऐसे छापा जाता है कि ये नक्सलाइट मारे गए। तो भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हाथ की कठपुतली आजकल वे लोग बन गए हैं। हम अब बोतल की पानी पीने की आदी बन गए हैं ना। तो रायगढ़ जिले की एक नदी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में, हम हमेशा ऐसे देखते आए हैं कि जो भी नदियां हैं उस नदी के किनारे बड़े 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 जो कंपनियां उभर कर आते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी है उसे बोतलों में भर के हमें ही 10 या 20 रुपए में बेचते हैं। तो इस पर भी इनमें लेखक बताते हैं। और बॉक्साइट के लिए जो कारखाना खोलते हैं उस समय जो षड्यंत्र रचे जाते हैं उस पर भी बताया है। जो ये मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ और एक उपन्यास है, वो महुआ माझी ने लिखा है। उसमें भी उन्होंने महुआ माझी ने जो जंगली इलाका है उस जंगली इलाके की प्राकृतिक सुषमा को पहले उन्होंने उसका वर्णन करते हुए जो कहानी की ओर बढ़ती है। भूख और गरीबी से तड़पने वाले जो आदिवासी को जो है, जो कंपनी वाले और सरकार दोनों ने प्रलोभन देकर
जो यूरेनियम के जो खनन है, उस यूरेनियम खनन के लिए एक खुले बाजार उधर मौजूद है, लेकिन आदिवासियों को अक्सर पता नहीं है इस यूरेनियम के खनन से जो कंपनी वालों को कितने प्रॉफिट मिलेगा। वो आदिवासी ऐसे इलाकों को वो चुन लेते हैं कि उधर जो बिजली नहीं आती, जो उनके लिए क्या है अच्छी शिक्षा, अच्छी जो स्वास्थ्य की कोई परिरक्षा उधर नहीं है। तो इसमें भी यूरेनियम खनन, यूरेनियम, तांबा, अयस्क और लोहा, ये क्या क्या है इनकी पता जो है ये आदिवासियों को नहीं है। उनके सामने एकमात्र प्रश्न ये है भूख और गरीबी। वो अपनी भूख और गरीबी को मिटाने के लिए ऐसे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और जो उधर के जो सरकार जो उनकी सुरक्षा के लिए है, जो उनकी हिफाजत करने के लिए मौजूद होना चाहिए, वे सब जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों की कठपुतलियां बनकर वहां पर ऐसे खुदाई करने के लिए आगे आ जाती हैं। जो इस अवस्था पर आदिवासी लेखक सोचते हैं कि जंगल ही जिनका जीवन है, लगभग 1000 सालों से जिनके पुरखों की ये जमीन है, जिस जमीन की सनदिरी में आज भी इन पुरखों की निशानी के रूप में खड़े पत्थर गड़े हैं, उनके लिए इस तरह बाहर से टपक आए लोगों द्वारा जबरदस्ती ला दिए गए ऐसे बेमतलब के कानून को मानना संभव है क्या? फिर वे खाएंगे क्या, रहेंगे किधर, जिएंगे कैसे? क्योंकि ये जंगली इलाका जो है वो इनके अपने हैं, इनके अपनी जो जमीन और इलाकों को दूसरे वाले वो वहां पर आकर उन्हें हड़प देते हैं। तो वे सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, किधर किधर रहेंगे। तो ऐसे जो मरंग गोड़ा के संधाली जनजाति, वहां जो जाति जिन जाति के लोग रहते हैं वो संधाली जनजाति है, वो जंगल और जानवरों के साथ सुख चैन से जी रहे थे। ये आदिवासी जो है जो प्रकृति के साथ तालमेल करके जी रहे थे, लेकिन ऐसा जीवन बिताने वाले संदाल जनजाति का आजकल उनके भविष्य जो वर्तमान जो है बहुत ही पीड़ादायक है। इसे दिखाने की कोशिश महुआ माझी ने किया है। जो यूरेनियम के खदानों में कार्य करने वाले आदिवासी मजदूरों की रक्षा दशा तो और भी दूभर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खनन के वास्ते बहुत बड़े विस्फोट करना पड़ता है। ये विस्फोट क्या होता है, वो कितने दूरी पर उसके फैलाव होता है, ये कुछ भी वहां पर काम करने वालों को समझाते नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जान भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उन्होंने इसमें उठाया है। जो यूरेनियम से जो बम बनाए जाते हैं, जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ है, उसके तीखेपन के कारण भी ये यूरेनियम है। जो ये विध्वंसकारी शक्ति अब भी वहां के कच्चे बच्चे जो विकलांग ही पैदा होते हैं, ये सब हमें मालूम है। लेकिन फिर भी इन यूरेनियम खनन से जो इधर हमारे ही आस पड़ोस के आदिवासी इलाकों में ऐसे यूरेनियम का जो खनन होते हैं, इसमें जो अल्फा, बीटा और गामा विकिरण निकलते हैं, वो सब ऐसे बड़े बड़े लोगों को पता, फिर भी इनके शिकार तो ये आदिवासी बन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त करने की कोशिश कर लीजिए, समझ जाती हूँ। अभी मैं खत्म उसमें बताया जाता है कि जल जंगल जमीन हमारा है। एक आदिवासी उस कहानी के अंत में, उस उपन्यास के अंत में बताते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमें हमारा घर वापस करो, हमारा खेत वापस करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने इलाके, अपने घर वापस दे दो। तो इतना कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। आप सबने मुझे सुन लिया, तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ऐसे यहाँ पर ऐसे एक वक्ता के रूप में पधारने के लिए जो अवसर दिया गया है, उसके लिए संचालकों के प्रति भी आभार प्रकट करती हुई विराम लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन मैं कहूंगी। और आदरणीय महोदया ने उपन्यासों का साक्ष्य रखकर
अन्य अनेक साहित्यकारों का साक्ष्य रखकर अपना उद्बोधन बहुत ही सटीक और तरीके से दिया। और आपने बताया कि जैसे ग्लोबल गांव के देवता की बाहर से लोग कंपनियां आती हैं और किस तरह से आदिवासियों के जीवन को प्रभावित कर जाती हैं और उनसे पैसों के बदले क्या-क्या करवा लेती हैं। सभी बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छी, इतने कम समय बहुत ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय महोदया का। और उन्होंने कहा किस तरह से प्रकृति का दोहन भी हो जाता है और पानी किस तरह से बोतलों में जुड़ता है और नदी प्रभावित हो जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी के माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय फरतुन्निसा मैम और स्वस्ति महोदया भी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और अब हम चलते हैं अगले वक्ता की ओर, सभी जो को कि नमस्कार। जी। सभी अगले को नमस्कार। सभी को नमस्कार मैम। अगले वक्ता की ओर चलते हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हैं हिंदी शासकीय महाविद्यालय खरगोड़ा से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आशा ही नहीं विश्वास है आदरणीय सर के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी, क्योंकि जो उद्बोधन हमने अभी 2 सुने हैं, उनमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अलग-अलग माध्यमों से पहली महोदया ने कविताओं के माध्यम से हमें जानकारी दी और उनका जो वो था कि स्त्रियों के माध्यम से उन्होंने विमर्श को लिया, और दूसरी महोदया ने प्रकृति के जो संरक्षण के तौर पर हमें जानकारी दी। और बहुत ही सुंदर उद्बोधन। कहते हैं साहित्य में प्रेमचंद्र जी ने भी आदिवासियों को उठाया था, मतलब उन्होंने भी लिया है अपनी जानकारी अपने उसमें साहित्य में। और मुझे कहीं ना कहीं रामचरितमानस में भी ऐसे मुझे लगा कि उनको लिया गया है किसी न किसी माध्यम से। आइए चलते हैं अगले वक्ता हमें क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, यहाँ से भी हम कुछ अपनी झोली में ले जाने की कोशिश करते हैं। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय सर, आपका इस जी, आदरणीय मैम, सादर प्रणाम। मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग के विचार गोष्ठी के इन महत्वपूर्ण हिस्सा में एक हिस्सेदार के रूप में शामिल हूं, और निश्चित रूप से इस ज्ञान आहुति में मैं स्वयं डुबकी लगा रहा था और विचार की उन भावना को यहाँ तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा मैम। सभी विदुषी और विद्वान लोग बैठे हैं। जी मैम। और हमारे बीच में डॉक्टर गोकुलेश्वर सर जी ने भी क्या कहते हैं, एक विशेष निवेदन किए थे, जिसके कारण कहीं से हमें शामिल होने का अवसर मिला। मैं प्रणाम निवेदन करूंगा सर को, और जितने भी यहाँ विदुषी मैम बैठे हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बात रखूंगा हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श के विविध आयाम, इस संदर्भ में थोड़ा बात रखना चाहूंगा। स्वागत। निश्चित रूप से जी मैम, जैसे हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही है कि जो छूटे हुए विषय हैं, जो दरकिनार किए हुए विषय हैं, इन पर लगातार चिंतन बनाए रखे हैं। हम देखते हैं और विमर्श एक ऐसा तरीका लेकर आया, मॉडल या नमूना लेकर आया कि जब भी शोध करने की बात आती रही है तो उन बिंदुओं को छूने का प्रयास किए हैं। कौन सा क्षेत्र रुक गया है, रह गया है, जिस पर काम करना बाकी है, उसमें से एक आदिवासी विमर्श आता है। निसंदेह आदिवासी पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है, बहुत सारे विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, इस पर समीक्षा गोष्ठी हुई हैं और साथ में समालोचनात्मक दृश्य भी रखे गए हैं। लेकिन फिर भी जब आदिवासी के उन मूल परंपरा और मूल बातों को हम ध्यान में लाते हैं तो निसंदेह मन एक बार पुनः लौटने को चाहता है उन विचारों की तरफ। जब हम सादगी की बात कहते हैं, जब हम भाईचारे की बात कहते हैं, जब हम ईमानदारी की बात कहते हैं, तो एकमात्र आदिवासी और आदिवासी लोगों की विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं और प्रेरित भी करती हैं। निसंदेह हम देखते हैं कि जितनी भी पुस्तकें पढ़ लेते हैं हम, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो सामान्य पुस्तकें हो, हम जब आदिवासी के उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह धार्मिक ग्रंथ और इन आदिवासी व्यक्तियों के जीवन लीला कोई अंतर नहीं पड़ता। जब भी हम किसी धर्म ग्रंथ को देखें तो निश्चित रूप से उसमें भी
उसमें भी हम पाएंगे। जैसे कि हम रामचरितमानस एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो समस्त विश्व में प्रख्यात विशेषताओं से परिपूर्ण है, विशिष्ट विशेषताओं से परिपूर्ण है। जब उसमें हम नील भील को देखते हैं, जब उसमें हम सबरी माता को देखते हैं, जब हम उसमें आदिवासी परंपरा का निर्वाह करने वाले लोगों को देखते हैं जो साथी बने श्री रामचंद्र जी के, और श्री रामचंद्र जी वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने उन साधारण से लगने वाले व्यक्ति को हृदय से लगाया। और निश्चित रूप से हृदय का लगाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनके प्रेम और उनका अपनापन। निसंदेह यह किसी भी धार्मिक गुणों से परिपूर्ण वह व्यक्तित्व और वह आयाम है जो हर व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, मानव को मानव बनाता है और दूसरे से अलगाता है, अलग खड़ा करता है। और इन्हीं समस्त विशेषताओं की मौजूदगी हम आदिवासी में पाते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों में वह ऊंचाइयां क्यों नहीं दिखती? इन लोगों में वह परेशानियां अब भी मौजूद क्यों दिखती हैं? जब हम जल, जंगल और जमीन की बातें मन में सोचते हैं, निसंदेह अगर जंगल की बातें करते हैं, आज भी प्रकृति का सुनहरा होना, आज भी प्रकृति का सौंदर्य से परिपूरित होना इन आदिवासी परंपरा से एक जुड़ाव को दर्शाता है। जब मैं देखता हूं, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ का हूं, कई क्षेत्रों में मैं जाते रहता हूं, तो निसंदेह वहां पर मैं देखता हूं तो इन लोग जिस तरह से जंगल, मैं जिस रायगढ़ एरिया में रहता हूं, मैं बताना चाहूंगा सभी विद्वान विदुषियों, आदरणीय मैम को, सर को, कि यहाँ एक तमनार नामक क्षेत्र है आपके रायगढ़ के। यहाँ ये साक्षात अभी का उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि जल, जंगल, जमीन जिनको हम जंगल कहते हैं, यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। तमनार क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया है रायगढ़ का, जहां पर वनों से सघन, जहां पर से तेंदु, चार, महुआ, ये सारे कहना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं आदिवासियों के जीवन के एक महत्वपूर्ण आधार हैं आगे बढ़ने के। लेकिन जैसे ही इनकी कन्हचा कटाने की बात आती है, वे लोग पूरे इकट्ठे होकर इस जंगल को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहना चाहिए फिर भी जब भी जंगल को काटने की बात आती है, जंगल को हटाने की बात आती है, मानव की ओर न धकेल करके जब कहना चाहिए उनके संसाधन को लूटने की प्रक्रिया होती है, तो निसंदेह यह कहना चाहिए पूरे वन को खड़ा करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये आदिवासी इस तरह के संघर्ष और इस तरह के विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को आ जाने से एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि आदिवासी विकास से संदर्भित बहुत सारी नीतियां सरकार ने बनाई, और सरकार चाहती रही कि इसकी जो परंपरा है, इनकी जो वेशभूषा है, इनके जो कहना चाहिए नित्य शैली है, इनके जो क्या कहते हैं काष्ठ शिल्प है, इनके जो लौह शिल्प है, जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, सरगुजा में बड़ा फेमस है, इसको हम स्वयं देखते हैं, महसूसते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी। लेकिन कहना चाहिए पुस्तक का शक्ल अगर पा जाते तो निसंदेह समस्त देश में इनको जान पाते, इनकी जानकारी। फिर भी कुछ रचनाकारों को मैं पढ़ रहा था, जिसमें कहना चाहिए कुछ नाम लेना चाहूंगा क्योंकि आदिवासी साहित्य पर ही यहाँ चर्चा हो रही है। एक वंदना टेटे आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, वंदना टेटे जी का, आदिवासी साहित्य यात्रा रमणिका गुप्ता जी का, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी जी का, धार नामक उपन्यास संजीव जी का, आदिवासी साहित्य और जीवन मूल्य वीरेंद्र परमार जी का, और गुरुवर डॉक्टर विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये तो हमारे बहुत बड़े विद्वान और पुरोधा हैं जिन्होंने आदिवासी विमर्श ही नहीं बल्कि विकलांग विमर्श, नारी विमर्श जैसे बहुत सारे विमर्श को इन्होंने बहुत ऊंचाइयां दी हैं। तो इसी तरह से आदिवासी के विभिन्न आयाम हैं, आदिवासी की विभिन्न संस्कृतियां हैं, आदिवासी के विभिन्न तौर तरीके हैं, इनकी भाषा, और ये किस तरह से चलते हैं, जंगलों के प्रति इनका अटूट लगाव कैसा है, इन चीजों को बड़ी बारीकी से उन्होंने रखा है अपनी पुस्तक में आदिवासी संस्कृति को लेकर। तो निश्चित रूप से विनय कुमार पाठक की यह पुस्तक पठनीय है और प्रेरणा देने वाली है। लेकिन आज देखते हैं कि इनकी जो सादगी, खास करके जो आदिवासी की सादगी, आदिवासी की विशेषताएं से हम सीख नहीं ले पाते। एक छत्तीसगढ़ी में बहुत फेमस कहना चाहिए एक
कविता है नारायण लाल परमार जी के, जो बड़े नवगीतकार कहे जाते हैं, छत्तीसगढ़िया हैं ये, और छत्तीसगढ़ के आप समझे या ना समझे, लेकिन प्रसंग अनुकूल निकल रहा है तो इनको कहना चाहूंगा मैं। नारायण लाल परमार जी कहते हैं, आंखी के पानी मर गए है औ ईमान है खोटा, आंखी के पानी मर गए है औ ईमान है खोटा, मनखे हो गए आज चुमकले बिन पेंदी के लोटा। निसंदेह आज की परिस्थितियां इस तरह से बन पड़ी है, लेकिन आदिवासियों ने कभी भी बिन पेंदी के लोटा बनने की हिमाकत नहीं की है, न ही बने हैं, बल्कि वो भारतीय संस्कृति के उन अमूल्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से जीवन में उकेरने का प्रयास किया है और जीने का प्रयास किया है। इसका महत्वपूर्ण कारण है प्रकृति के प्रति लगाव, इनका महत्वपूर्ण कारण है लोगों के प्रति विश्वास, इनका महत्वपूर्ण कारण है अपने आप को प्रतिष्ठित रखना। और एक मैं आदिवासी हूं, आदिम समय से इस देश में वास करता हूं, तो यहां संस्कृति को जीवित रखना, जिंदा रखना मेरी अपनी भूमिका है। उस भूमिका में जीवन तलाशता है वो, यही खूबी हम देख नहीं पाते। शायद आज जितने भी हम यहाँ शोधार्थी बैठे हैं, जितने भी हम यहाँ जो विषय के पाठ करने वाले, विषय के लिखने और पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, हमें चिंतन करने का बहुत बड़ा आवश्यकता महसूस करता हूं कि इस पर हम लिखें, इन पर कविताएं लिखें, इस पर गद्य लिखें। केवल समालोचना तक नहीं, इसमें कविता भी लिखें, इसमें निबंध भी लिखें, इसमें कहानी भी लिखें, और ना जाने इसमें और बहुत सारी ऐसी विधाएं हमारे साहित्य में, सभी विधाओं में यदि इन्हें छूने का प्रयास करें तो मैं कहता हूं समृद्ध साहित्य, समृद्ध इतिहास यहीं से कंचे होकर निकलेगी। इनका इतिहास पहले से ही समृद्ध है, इनकी संस्कृति पहले से ही समृद्ध है। इनकी संस्कृति सबसे बड़ी बात मौलिक है, नकल की हुई नहीं, नकल से लाई हुई चीज नहीं है, बल्कि मौलिक है, जो पैदा हुए हैं इन्हीं के कहने की विशेषताओं से, इन्हीं के जीवन लीला से, इन्हीं की जीवन संस्कृतियों से। इनको यदि कविता का रूप देते हैं, काव्य या गद्य में रूप देते हैं, तो निसंदेह बड़ी बात होगी। और मैं कहता हूं आदिवासी विमर्श पर जो चिंतन कर रहे हैं, पुस्तकों की जो बात कर रहे हैं, जो अभी तक के लिखित में आई है, बहुत कमतर है, इस पर लिखा जाना बहुत बाकी है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जब साहित्यकार लिखना शुरू करता है तो उनकी राहें असीम होती हैं, वहां पर स्थिर नहीं हो जाता। आगे की इन पंक्ति को कहते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मैडम कुछ ना बोले और यहीं पर बात समाप्त करूंगा। एक पंक्ति कहते हुए यज्ञ जी की, कि वो कहते हैं, तुम्हारा घर वहां पर है जहां सड़क समाप्त होती है, तुम्हारा घर वहां पर है जहां सड़क समाप्त होती है, लेकिन मुझे जब चलते ही जाना है तो वह सड़क समाप्त कहाँ होती है, कहाँ होती है। और हमें चलते रहना है, लिखते रहना है, नए नए विमर्शों को नए नए रूप देते रहना है और मानवता की अलख जगाते रहना है, आदिवासी संस्कृति को प्रतिष्ठापित करना है। प्रणाम निवेदन सभी विद्वानजनों को, बहुत बहुत साधुवाद समय देने के लिए, और गोकुलेश्वर साहब को भी हृदय से प्रणाम करता हूं। आपने समय दिया सर, हृदय से थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, और समय से संक्षिप्त रूप में आपने अति संक्षिप्त करते हुए आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। और सचमुच आपने जहाँ पर रहते हैं शायद वहाँ के आसपास आपने आदिवासियों को खुद ने भी देखा है, ऐसा लग रहा था, इसलिए लग रहा था जैसे आंखों देखी वर्णन करते हुए आपने अपना उद्बोधन दिया। तो बहुत ही सुंदर अच्छा उद्बोधन जो कि हृदय तक पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किस तरह से आदिवासी अपनी संस्कृति को, अपने स्वयं के अस्तित्व को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, आदरणीय सर ने बखूबी हमें समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और अब हम चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ रह जाता है आदरणीय संपूर्ण रूप से उसको कहते हैं ना, एक संपूर्णता लाने की प्रयास में अध्यक्षीय भाषण हमारा होता है। आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके मैम, जिनका उद्बोधन स्वयं सुनने लायक होता है, क्योंकि वो अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ विषय की भी जानकारी हमारे सामने रखती हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी की, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। ससम्मान स्वागत है महोदय आपका इस आभासी पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज हमारी गोष्ठी का विषय है हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श। हमारे संस्थान के
सचिव व हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर, सरस्वती वंदना सुस्वर स्वरों में हमको सुनाने वाली आदरणीय श्रीमती ज्योति यादव मैडम, स्वागत बहुत अच्छे ढंग से किया आदरणीय श्रीमती जयकला ए मैडम ने। संचालन कर रही हैं हम सबकी चिर परिचित संस्थान की बाल संसद प्रभारी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम। संयोजिका जो कि बहुत श्रम से, जैसे कि गोकुलेश्वर सर ने शुरू में कहा कि बहुत श्रम साध्य कार्य है वो करती हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश इकाई की तथा झारखंड इकाई के प्रभारी आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव शैली मैम। आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हैं आदरणीय डॉक्टर नीता मनी बरदले मैडम, और आज के हमारे सम्मानीय वक्तागण जो है आदरणीय प्रोफेसर नीलम मैडम, आदरणीय लेफ्टिनेंट डॉक्टर शबाना हबीब मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर सर। आप सबका वक्तव्य सुना, सबने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत की, सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज प्रस्तावना में हमारे सर द्विवेदी सर ने बताया कि विषय का चयन का क्या कारण रहा है और विषय की प्रासंगिकता क्या है। इस पर उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में, संक्षिप्त में, लेकिन बहुत ही अच्छे सही सलीके से हमको समझाया। प्रथम वक्ता प्रोफेसर नीलम मैडम ने बताया कि महिला लेखिकाओं ने इस साहित्य में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके जीवन की समस्याएं बताई, समाज में स्त्री का संघर्ष विस्तार से समझाया, धर्म के माध्यम से स्त्री का शोषण किस तरह से किया जाता है वो उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रित किया है। दूसरी वक्ता हमारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर शबाना हबीब मैडम ने उपन्यासों में वर्णित आदिवासी साहित्य पर अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए हैं। चंद्रशेखर सर ने आदिवासी साहित्य में विविध आयाम, आदिवासियों की सादगी, सरलता को समझाते हुए आदिवासियों की समस्याओं पर प्रश्न उपस्थित किए और यह भी बताया कि रायगढ़ इलाके के आदिवासी किस तरह अपने जंगलों को बचाने के प्रयास पूर्ण तन मन धन से, पूरी क्षमता से करते हैं, जो कि सचमुच में बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो हमारा विषय है हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श। तो आदिवासी विमर्श एक समकालीन साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो मूल निवासियों अर्थात आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, जल, जंगल, जमीन के अधिकारों और शोषण के विरुद्ध उनकी आवाज है। यह मुख्य धारा की संस्कृति से अलग आदिवासी जीवन के यथार्थ, प्रकृति प्रेम और विस्थापन की पीड़ा सबके सामने लाता है तथा हाशिए पर पड़े इस समुदाय के न्याय, संघर्ष और समानता पर यह साहित्य केंद्रित है। यह विमर्श आदिवासी पहचान की रक्षा और मुख्यधारा के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ है। आदिवासी विमर्श ने हिंदी साहित्य में एक यथार्थवादी धारा को जन्म दिया है। रांची घोषणा पत्र आदिवासी साहित्य को प्रकृति की लय, ताल, पुरखों के ज्ञान और बाजारवादी हिंसा के विरोध के रूप में परिभाषित करता है। आदिवासी विमर्श केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मानव अधिकार, सम्मान और अपनी संस्कृति के साथ जीने के हक की लड़ाई है। आदिवासी साहित्य विमर्श में साहित्यिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक प्रतीक और सामाजिक न्याय के मुद्दे शामिल हैं। आदिवासी साहित्य और संस्कृति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। आदिवासी कविताओं में लोक जीवन में व्याप्त या चित्रित सच्चाई को अपनी कविता का उन्होंने विषय बनाया है तथा आदिवासी जन की पीड़ा, विसंगति और शोषण को यहाँ पर प्रमुख प्रखुरता से आवाज दी है। आदिवासी साहित्य में कविता विधा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा रही है, क्योंकि अधिकतर साहित्य वाचिक परंपरा का हिस्सा रहा है। इसीलिए गीतों या कविताओं के माध्यम से वे हमारे समक्ष इस बात को लाते हैं कि इसमें विभिन्न सामाजिक विद्रोह, जीवन संघर्ष, विस्थापन, अशिक्षा, अभाव, गरीबी और अस्तित्व के प्रश्नों को प्रमुखता से स्थान मिला है। हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं, जैसे कहती है धरती, आसमान, पहाड़, नदियां आदि। किन्नर कविता संग्रह, जो कि वंदना टेटे का प्रमुख संग्रह है। किन्नर खड़िया भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जंगल। वो लिखती हैं, हम धरती की माड़ हैं, इस सृष्टि के हाड़ हैं। हम धरती की माड़ हैं, इस सृष्टि के हाड़ हैं। हमारी हड्डियां विंध्य, अरावली, नीलगिरी, हमारा रक्त नर्मदा और कावेरी, हमारी देह गंगा, जमुना, कृष्णा के मैदान, हमारी छातियां जैसे झारखंड के पठार और जैसे कंचनजंगा। हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं, हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं। हम यही इस पुरखा जमीन में धंसे हैं सदियों से। हमें कौन विस्थापित कर सकता है? सनसनाती हवाओं और तूफानों से हमारी ध्वनियों
भाषाओं को कौन विरूपित कर सकता है? कोई इंसान, कोई धर्म, कोई सत्ता? सिम्बोड़ा और चांदबोड़ा, सिम्बोड़ा का मतलब सूर्य और चांदबोड़ा का मतलब चंद्रमा। सिम्बोड़ा और चांदबोड़ा को हम इस जवान धरती को कौन हिला सकता है? कह गई है पुरखा बुढ़िया, कह गया है पुरखा बूढ़ा, कोई नहीं, कोई नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही, इतने आत्मविश्वास से बात कर रही कि हमें हिलाना, हमें डिगाना, हमें विस्थापित करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते। वंदना टेटे एक कविता में लिखती है, मैं चाहती हूँ, बहुत सुंदर कविता है, सुनिए। मैं नहीं पालना चाहती अपने बच्चों को बोनसाई की तरह, मैं नहीं पालना चाहती अपने बच्चों को बोनसाई की तरह, पालना चाहती हूं मैं अपने बच्चों को थेथर की तरह, ताकि जब भी तुम उखाड़ो, जहां भी तुम फेंको, वो अपनी जड़ी जमा लेगा। मैं नहीं चाहती पालना अपने बच्चों को नदी घाटी सभ्यता की तरह, मैं नहीं पालना चाहती अपने बच्चों को नदी घाटी सभ्यता की तरह, पालना चाहती हूं मैं अपने बच्चे को कैक्टस की तरह, ताकि जब भी तुम सारे कुएं पी जाओ, सुखा डालो सारी नदी, तब भी वे मुस्कुरा सके। ये उस एक आदिवासी माँ की व्यथा, आदिवासी माँ की जिजीविषा, आदिवासी माँ की अपनी इच्छा कि उसका बच्चा कैसा बने। राष्ट्रपति को वो लेटर लिखती है, देखिए कितना अच्छा लेटर लिखा है उन्होंने। वंदना टेटे का ये पत्र। राष्ट्रपति महोदय, मैं एक खड़िया आदिवासी स्त्री हूँ। राष्ट्रपति महोदय, मैं एक खड़िया आदिवासी स्त्री हूँ। मेरा जन्म शंख नदी के किनारे के गांव में हुआ है। हमारा इलाका जो इस नदी के नाम से जाना जाता था, अब आपके अधिकारियों द्वारा किए गए डिवीजन, सब डिवीजन और राज्य की आड़ी टेढ़ी बाउंड्री के कारण कई जिलों और कई राज्यों में डिवाइड हो गया है। नतीजतन मेरा गांव इस जिले में है तो मेरा घर उस जिले में, नानी घर इस राज्य में है तो दादी गांव उस राज्य में। मुझे पता चला है कि हम आदिवासियों के आप केयर टेकर हैं। मुझे पता चला है कि हम आदिवासियों के केयर टेकर हैं।